तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 ट्रिग्नोमेट्री की और उनको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हमें करना क्या है, हमारे पास किताब में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की सारी वैल्यू दे रखी हैं, हमें वो सारी वैल्यू देख के इन क्वेश्चनों में पुट करनी है। ठीक है, मुझे तो सारी वैल्यू पता है। ठीक है, आप चाहें तो उस किताब में देख के इनमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस के sin 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, तो इनमें सारी वैल्यू रखता हूँ मैं। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। पॉइंट का होना इन क्वेश्चनों में या फिर कुछ कोई साइन ना होना, उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन cos 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। जब मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 3 और नीचे 4, 2 2 या 4 और ऐसे ही ये 1/4। जब मैं इनको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा 4 3 + 1 = 4/4। ये हमारा पहला आंसर क्या आ गया 1। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो लेते हैं इसी में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसे। देखा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस के sin स्क्वायर 60। ठीक है, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर क्योंकि इस पे स्क्वायर चढ़ रहा है और 2 साथ में तो 2 का मल्टीप्लाई प्लस cos 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है √3/2, तो स्क्वायर चढ़ रहा है तो इसकी टर्म पे हमने स्क्वायर कर दिया। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसलिए √3/2 रख दी और इसका स्क्वायर कर दी क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है स्क्वायर चढ़ रहा है। जिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर हमारा स्क्वायर चढ़ रहा होगा तो हमें उनकी वैल्यू पर भी स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। तो सॉल्व करता हूँ तो इसका हो जाएगा 2 × 1 प्लस के √3, और ये जब भी किसी भी रूट का स्क्वायर होगा तो रूट से हट जाएगा तो हो जाएगा 3/4 माइनस के ये भी 3/4, ये माइनस प्लस कट गया आपस में तो ये क्या चाह 2 × 1। तो हमारा पहला आंसर क्या आ गया 2। तो करते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन। तो क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन, cos 45 sec 30 प्लस के cosec 30। ठीक है, cos 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू हमारी होती है 2/√3 और cosec 30 की होती है हमारी 2। ठीक है, जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आता है मेरा 1/√2। नीचे वाले टर्म के लिए मैं पूरा एक एलसीएम ले दूंगा तो ये जाएगा √3 हो जाएगा 2 प्लस के 2√3। इस वाली टर्म कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, इस वाली टर्म कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या बनता है मेरा ये हो जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस के 2√3। ऊपर वाली टर्म में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा √3 अब मैं इस वाली टर्म का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा पूरी में तो हो जाएगा 2√2 प्लस के 2√6। ऐसा क्यों होगा यहाँ पर देखते हैं। √2 और 2√3 का मल्टीप्लाई करूँ तो होता क्या है, रूट वाली चीज़ें एक ही अंडर रूट के अंदर चली जाती हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा √6। तो सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या बना ये √3/2 प्लस के 2√6। अब होता क्या है, हमें इसमें रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज में क्या होता है तो करके देखा है √3/2√2 प्लस के 2√6। जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर उसी टर्म का ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन अपोजिट साइन के साथ। ठीक है, मैंने ये वही टर्म लिखी है, हमने ये वाली टर्म के पहले इसलिए लिखी है क्योंकि ये बड़ी डिजिट है इसलिए इसको मैंने पहले लिख लिया है। तो 2√6 माइनस के 2√2 वही नीचे वाली टर्म का ऊपर नीचे में फिर से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसे बोलते हैं रेशनलाइज करना। जब मैं रेशनलाइज करूँगा तो मेरा ये बनेगा √3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2√18 माइनस के हो जाएगा 2√6। मैंने इस √3 का इस पूरी टर्म में मल्टीप्लाई करके ये मेरे ऊपर वाली टर्म आज बन चुकी है अपॉन। अब ये किसका फॉर्मूला है a + b और a - b, ये कहता है a² माइनस के b² यानी कि 2√6 का स्क्वायर माइनस के 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 2 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा √18 माइनस के √6 और यहाँ ये सॉल्व हो क्या जाएगा देखो 2 का स्क्वायर करूँगा हो जाएगा 4 और 6 का अंडर हटाऊंगा स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 6। इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 अंडर√2 पे स्क्वायर है तो क्या हो गया ये ओनली 2 क्योंकि हमारा स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। तो ऊपर क्या जाए हमारा 2 √18 माइनस के
6, अब ये हो जाए 24 माइनस के 8, ठीक है। तो अब यहाँ क्या जा 2√18 माइनस के √6 और ये बचा नीचे 16, इससे चला गया, कितनी टाइम चला गया 8 टाइम्स। तो अब क्या हुआ, √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं √18 के फैक्टर करता हूँ तो क्या बनता है, ये बनेगा, ठीक है। तो इसमें 3 वाला पेयर बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 3√2, ठीक है। तो √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ अब 3√2 माइनस के √6, ठीक है, अपॉन 8। ये हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर क्वेश्चन 3 का। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, साइन 30 प्लस के tan 45 माइनस के कोसेक 60 अपॉन वाली टर्म क्या है हमारी, सेक 30 प्लस के कॉस 60 प्लस के कॉट 45। तो हम एक एक करके सारी वैल्यू रखेंगे। साइन 30 वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस के कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, ठीक है। सारी वैल्यू पुट होगी ऊपर वाली टर्म की। ऐसे ही नीचे वाले की सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 2/√3 और कॉस 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/2 और कॉट 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, ठीक है। जब मैं सॉल्व करूंगा तो सबको क्या आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म का एलसीएम ले लिया तो मैंने क्या आया 2√3। अब देखो 2 से इसमें डिवाइड दूंगा तो कितने बार गया √3 टाइम, तो ऊपर क्या गया √3 और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे 1 है, 1 से जाएगा 2√3 टाइम तो ये हो गया 2√3, ठीक है। √3 से √3 कट गया, जब मैं इसका इसमें डिवाइड दूंगा तो क्या आ जाए, एक ने 2 टाइम्स गया तो 2 2 जा 4, ऊपर वाली टर्म इस प्रकार से बन गई अपॉन। सिमिलरली नीचे वाली टर्म का भी लूंगा मैं एलसीएम, तो क्या है 2√3, तो ये भी इस प्रकार से कुछ बनेगा, √3 से √3 कटा 2 टाइम गया तो 2 2 जा 4 पहली टर्म, और 2 का इसमें डिवाइड दूंगा तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो √3 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 से पूरा डिवाइड दूंगा 2√3 टाइम जाएगा, तो इसलिए ये लिख दिया जाएगा मेरा 2√3। अब ये दोनों टर्म तो ऊपर नीचे की ये सेम है तो इसलिए मैंने काट दी इनको। तो क्या बचता है मेरा, देखो ये 1 गधा और 2 गधे तो मिलकर कितने हो गए 3 गधे, यानी कि 3√3 माइनस के 4 और इधर क्या बचा है 4 प्लस के 1 गधा और 2 गधे तो कितने बन गए 3 गधे, यानी 3√3, ठीक है। अब फिर से हम उसी प्रकार से करेंगे, रेशनलाइज करेंगे इस टर्म का, नीचे वाली टर्म का। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा सीधा लिख लूँ 3√3 माइनस के 4, हमेशा आप बड़ी वाली टर्म पहले लिखेंगे रेशनलाइज करने पर, 3√3 प्लस के 4। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करा मैंने, सेम उसी संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया जो नीचे है, लेकिन साइन बदल कर 3√3 माइनस के 4, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन गया, देखो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म में एक सी हैं, इसको भी a माइनस बी और इसको भी a माइनस समझेंगे तो क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो गया a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगली स्लाइड में देखते हैं, कुछ इस प्रकार से हमारी टर्म बन गई थी पिछली स्लाइड में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस के 2ab, 2 ए क्या है हमारा 3√3, बी क्या है हमारा 4, ठीक है, अपॉन। अब देखो 3√3 का स्क्वायर सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 3√3 इंटू 3√3 सॉल्व करता हूं तो क्या होगा 3 और ये 3 और 3 मल्टीप्लाई हो गए कितने बन गए 9, और ये √3 और √3 मल्टीप्लाई बन गए हो गए 3, तो टोटल मेरा कितना आया 27। तो यहाँ लिख दिया मैंने 27। अब 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, ये तो मेरा वर्क था। जब मैं ऊपर सॉल्व करूंगा तो भी इस प्रकार से बन जाएगा 27 प्लस के 16 माइनस के 2 4 जा 8 3 या 24, 2 4 जा 8 3 या 24 √3, ठीक है, अपॉन ये क्या बन गया मेरा 27 में 16 गए तो 11। जब इनको सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा 43 माइनस के 24 √3 अपॉन 11, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो करते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन, तो सॉल्व करते हैं 5 cos स्क्वायर 60 प्लस के 4 sec स्क्वायर 30 माइनस के tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30
प्लस के कॉस स्क्वायर 30। तो सारी वैल्यू पुट करते हैं। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसलिए 1/2 का स्क्वायर क्योंकि कॉस पर इसका चढ़ रहा है, प्लस सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, इसलिए 2/√3 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई में, इसलिए साथ 4 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो माइनस के tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस के कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे, तो हो जाएगा 5 × 1/4 प्लस के 4 × 4/3 माइनस के 1। ठीक है, ये तो ऊपर वाली टर्म है, नीचे सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 1/4 प्लस के 3/4। ठीक है, इस टर्म को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, तो ऊपर वाली टर्म का नहीं 5/4 प्लस के 16/3 माइनस के 1, और नीचे इसी प्रकार क्या होना, ये क्या हो जाएगा एलसीएम ले लूँगा नीचे वाली टर्म का 4, तो जाएगा 1 प्लस के 3। ठीक है, आगे सॉल्व करता हूँ। अब नीचे वाली टर्म का एलसीएम लिया है मेरा 12। ठीक है, तो 4 3 12, 5 3 15, 16 4 64, और ये यहाँ नीचे 1 है, 1 मान लिया हमने, तो 12 से 12 टाइम जाएगा तो ये 12 आ जाएगा। नीचे क्या बचा हमारा ये 4/4, तो ये कट के हमारा क्या हो गया 1, तो नीचे हमारा तो 1 बचा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऊपर सॉल्व करता हूँ तो मेरा आता है 79 माइनस के 12/12। ठीक है, जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 67/12। ये हमारा इसका आंसर है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना और अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है 2 tan 30/1 प्लस के tan स्क्वायर 30। तो लिखते हैं 2 tan 30/1 प्लस के tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, 1/√3 यहाँ पुट कर दी मैंने, और यहाँ भी tan 30 की वैल्यू 1/√3 पुट कर दी, तो इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि tan पर स्क्वायर है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आता है 2/√3, और यहाँ सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 1 प्लस के 1/3। तो इस टर्म में क्या आ गया 2/√3, और नीचे आ गया 3 प्लस के 1/3। तो हमारा आता है 2/√3, ये आता है हमारा 4/3। इस वाली टर्म का इससे मल्टीप्लाई, इस वाली का इससे मल्टीप्लाई, तो हमारा आता है 2/√3 इंटू 3/4। 2 से 2 टाइम चला गया, तो मेरा क्या था 3/2√3, और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, नीचे क्या है 2/√3, √3 कट गया, तो मेरा आंसर क्या आया √3/2। ये मेरा आंसर आया। तो इनमें से चारों में से किसकी ये √3/2 वैल्यू होती है, जैसे कि मैं जानता हूँ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए साइन 60। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस के tan स्क्वायर 45/1 प्लस के tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो tan 45 की जगह 1 रखा मैंने, 1 का स्क्वायर ऐसे ही नीचे रखा, तो 1 का स्क्वायर जब मैं सॉल्व करता हूँ तो आता है 1 माइनस के 1, और नीचे आता है 1 प्लस के 1, तो हो जाएगा 1, यह आ गया 0/2। तो ये मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 0, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, साइन 2a बराबर 2 sin a इज ट्रू व्हेन एंगल ए। तो ये कह रहा है हमसे साइन 2a की वैल्यू 2 sin a के कब होगी, जब हमारा एंगल क्या होगा 0 हो या 30 हो या 45 हो या 60 हो। तो इनमें से कौन से एंगल पर हमारी ये टर्म इसके इक्वल होगी। तो मैं सारी वैल्यू एक साथ एक एक करके रख के देखूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि किस चीज़ के लिए ये हमारा इक्वल आता है। तो मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, तो ए की जगह मैं क्या रखता हूँ पहले 0, तो 2 × 0 2 sin 0, तो ये मेरा क्या हो गया साइन 0, और ये मेरा क्या होगा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ मैंने पुट कर दी, इस साइन की भी 0 वैल्यू होगी 0, तो ये आ गया 0, और ये वाली टर्म कितनी होगी हमारी 0। तो हमारा आंसर इक्वल आ गया किस पर, एंगल ए की वैल्यू 0 रखने पर, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हुआ ऑप्शन ए। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30/1 माइनस के tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो रखा 2 × 1/√3 अपॉन 1 माइनस के 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म होगी मेरी 2/√3, और नीचे हो गया 1 माइनस के 1/3। ठीक है, जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा आता है 2/√3 अपॉन
3 माइनस के 1/3। मैं उसको और सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा मेरा 2/√3, 2/3। इस वाली का इससे मल्टीप्लाई और इस वाली टर्म का इससे, तो मेरा आता है 2/√3 इंटू 3/2। 2 से 2 चला गया तो क्या आता है मेरा 3/√3। जैसा कि जानता हूँ 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3। नीचे ऑलरेडी एक √3 है तो इससे कट गया, तो मेरा आंसर क्या बचा, ओनली √3। तो इनमें से किसकी वैल्यू मेरी √3 होती है, जैसा कि मैं जानता हूँ tan 60 की वैल्यू मेरी कितनी होती है, √3, इसलिए ये ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो हमारे एंगल ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। और ये कह रहा है हमसे a प्लस बी की वैल्यू 0 से तो बड़ी है और 90 से छोटी है। ठीक है, तो हम लगाते हैं पहले tan a प्लस के b हमारा क्या दे रखा है, √3। ठीक है, अब ये √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 की। ठीक है, तो tan a प्लस के b इक्वल टू में किसके लिख लूँ, tan 60 के, क्योंकि जानते हैं हम tan 60 की वैल्यू होती है √3। जब मैं इस पूरी टर्म को कंपेयर करूँगा तो तो क्या आ जाएगा, a प्लस के b इक्वल टू 60। तो मेरी ये पहली इक्वेशन आ गई, a प्लस बी बराबर 60। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, तो tan a माइनस के b बराबर क्या है हमारा 1/√3। अब tan में ये 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 30 की। तो tan a माइनस के b इक्वल टू क्या लिख लूँ मैं, tan 30। जब मैं इस टर्म को भी कंपेयर करूँगा तो मेरी a माइनस बी की वैल्यू क्या आई, a माइनस के b इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये मेरी बन गई इक्वेशन 2। ठीक है, ये हमारी थी इक्वेशन 1। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ एलिमिनेशन मेथड से, तो a प्लस बी बराबर क्या है मेरा 60 और ऐसे a माइनस के b बराबर 30। जब मैं ऐड करता हूँ तो b से b सब्ट्रैक्ट हो गया, तो मेरा आ गया 2a इजिकल टू 90। यहाँ से 2a की वैल्यू मेरी कितनी निकली है, 90। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 90/2, यानी कि a की वैल्यू आ गई मेरी 45 डिग्री। ये मेरी a की वैल्यू है। अब मैं किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू क्या रख दूँ, 40 रख दूँ। मैं पहली इक्वेशन में रख देता हूँ, तो देखिए क्या आती है फिर मेरी वैल्यू, a प्लस बी बराबर मेरा क्या है 60। तो a की वैल्यू मेरी क्या निकली है 45, तो यहाँ मैंने रख दिया 45 प्लस के b इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू आ गई मेरी 60 माइनस के 45, तो b की वैल्यू आ गई मेरी 15 डिग्री। तो मेरी दोनों वैल्यू निकल आई हैं, एंगल बी की भी और एंगल ए की, जो कि हमसे फाइंड करवा रहा था। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेयर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें इन ऑप्शनों में से क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, साइन a प्लस के b इक्वल टू साइन a प्लस साइन b के होगा या नहीं होगा, हमें ये देखना है। तो मैं मान लूँ a की वैल्यू मैं रख देता हूँ 30 डिग्री और b की जगह मैं रख देता हूँ 60 डिग्री। ये मैं अपनी तरफ से रख देता हूँ मानकर। अगर मानने पर ये मैं वैल्यू इक्वल आ गई पूरी टर्म की दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू, अन्यथा ये क्या होगा फॉल्स। तो रखता हूँ साइन a की वैल्यू मैंने 30 रखी और b की रखी 60 बराबर साइन 30 प्लस के साइन 60। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन 90 इक्वल, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2, और वहीं साइन 60 की होती है हमारी √3/2। साइन 90 की हमारी वैल्यू क्या हुई 1। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आएगा 2 और ये आएगा 1 प्लस के √3। तो इसका मतलब हमारी ये वैल्यू क्या है, इसके इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया पहला वाला क्या हुआ फॉल्स। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एट थीटा इंक्रीज। ये हमसे कह रहा है क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जब मैं थीटा की वैल्यू इंक्रीज करूँगा। तो मैं मानता हूँ थीटा की इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं ऐसे रखता जाऊँगा 0, फिर थीटा की वैल्यू मैं 30 रखूँगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और फिर थीटा की वैल्यू मैं 90 रखता हूँ। तो मैं जब थीटा की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा तो क्या साइन थीटा की भी वैल्यू मेरी इंक्रीज होगी। तो देखते हैं साइन अब मैंने थीटा की वैल्यू क्या रखी 0, तो 0 पे वैल्यू मेरा आंसर आएगा 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। जब मैंने साइन थीटा की जगह क्या रखा, थीटा की जगह रखा मैंने 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और वहीं मैंने जब थीटा की जगह 90 रखा तो 90 की वैल्यू होती है 1। जब मैं 1/2 को देखता हूँ तो मेरा आंसर कितना आता है ये 0.5,
और ये मेरे 0 है, ये मेरे 0.5 और ये 1। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये आंसर क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इससे हमें क्या साबित होता है, जब मैं थीटा की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। सेम ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, क्या थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने से कॉस थीटा की भी इंक्रीज होगी? तो फिर से मैं करूँगा, थीटा की वैल्यू पहले मैं 0 रखता हूँ, फिर थीटा की वैल्यू मैं 60 रख दूंगा, फिर थीटा की वैल्यू मैं 90 रख दूंगा। तो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखता हूँ। तो पहले मैंने रखा कॉस 0, तो मेरी कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। फिर मैंने रखा कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है मेरी क्या 1/2। अगर मैं कॉस 90 की रखूँगा, कॉस 90 ये होता है मेरा 0। तो मैं क्या देखता हूँ, जैसे ही मैंने ये थीटा की वैल्यू बढ़ाई 0, 60 फिर 90, तो मेरी वैल्यू क्या हुई 1, 1/2, 0, यानी कि घटती हुई चली गई, डिक्रीज होती चली गई। लेकिन इसमें कह रहा है इंक्रीज होगी, नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर हो गया फॉल्स, क्योंकि हमारी वैल्यू थीटा की बढ़ाने पर क्या हो रहा है, कॉस की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन 5। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर एल वैल्यू ऑफ थीटा। ये कह रहा है साइन थीटा इक्वल होगा कॉस थीटा की, ठीक है, जब हमारी थीटा की वैल्यू कोई भी हो, यानी कोई भी ऑल वैल्यू, सारी वैल्यूज के लिए। तो मैं साइन थीटा की जगह में क्या लिख लूँ, थीटा की जगह में लिख लूँ 90 डिग्री। तो लगाओ साइन 90 इक्वल टू कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, वहीं कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0। तो ये इसके क्या इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया फॉल्स। सभी वैल्यू के लिए हमारी साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल नहीं होंगे जब हमारा थीटा की वैल्यू रखी जाएगी। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए एंगल 0। ये कह रहा है हमारा कॉट ए हमारा नॉट डिफाइंड होगा कब, जब हमारा ए की जगह हमारा एंगल क्या होगा 0। तो सॉल्व करके देखते हैं। कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इसी प्रकार से जब मैं कॉट 0 की वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, कॉस 0 अपॉन साइन 0। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है मेरी 1, वहीं साइन 0 की वैल्यू होती है 0। जब मैं इसको आंसर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरा इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसलिए ये वाला आंसर क्या हुआ ट्रू। जब हमारा एंगल A0 होगा किसी भी कॉट के लिए तो हमारा आंसर आएगा नॉट डिफाइंड।